हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे पोजीशन ऑफ राज्यसभा। तो इसको हम मेनली 3 हेड में कवर करेंगे। एक, सबसे पहले हम इक्वल पोजीशन देखेंगे, किस तरह से राज्यसभा और लोकसभा का इक्वल पोजीशन है। देन राज्यसभा एंड लोकसभा किस तरह से अनइक्वल है इन देयर पावर एंड फंक्शन। देन राज्यसभा का क्या स्पेशल पावर है जो कि लोकसभा के साथ ये शेयर नहीं करता है। तो इस तरह से हम 3 हेड में मेनली राज्यसभा की पोजीशन को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इक्वल स्टेटस विद द लोकसभा। मतलब ये कि लोकसभा का और राज्यसभा का किस तरह से इक्वल स्टेटस है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक दूसरे से पावर किस तरह से समान रखते हैं, सेम रखते हैं। तो देखिए, जब भी ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का कोई भी प्रोविज़न है, मतलब ये कि बात करेंगे इंट्रोडक्शन से लेके बिल के पास से लेके, मतलब जो भी प्रोसेस है ये सेम होती है लोकसभा और राज्यसभा में। ऑर्डिनरी जो बिल होता है ये राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो दोनों के पास यहाँ पे सेम पावर है, ऑर्डिनरी बिल के केस में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी। दूसरी बात करेंगे फाइनेंशियल बिल, जिसके अंदर में जो कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया है यहाँ का एक्सपेंडिचर की बात नहीं होती है। मतलब जो फाइनेंशियल बिल 2 है वो, ये जो फाइनेंशियल बिल 2 है उस इसके केस में लोकसभा और राज्यसभा के पास सेम पावर होता है। क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल बिल 2 है वहाँ पे क्या है, जो कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से कोई भी एक्सपेंडिचर की बात नहीं होती है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है या इम्पीचमेंट होता है, इलेक्शन किया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और इम्पीचमेंट जब होता है तब भी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा के केस में जो 12 मेंबर होते हैं ये इलेक्शन के समय पार्टिसिपेट नहीं करते, बट जब इम्पीचमेंट होता है तब ये पार्टिसिपेट करते। तो हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा का सेम पावर है इन केस ऑफ द इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देन वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी इलेक्शन एंड रिमूवल दोनों का सेम पावर होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और रिमूवल के केस में भी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पे एक क्लॉज ये है कि जब रिमूवल किया जाता है तो जो बिल है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि हम अनइक्वल पावर में देखेंगे, मतलब अनइक्वल स्टेटस में देखेंगे। दूसरी चीज़, जब भी प्रेसिडेंट को ये जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इनके रिमूवल का अगर कोई रिकमेंडेशन देना है तो इस केस में भी लोकसभा और राज्यसभा का सेम पावर है। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग का हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके रिमूवल का रिकमेंडेशन अगर प्रेसिडेंट को देना है तो इस केस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सेम पावर है। देन ऑर्डिनेंस, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा लाया जाता है रेसेस के समय में। जब भी रेसेस क्या होता है, 2 सेशन के बीच में जो मतलब टाइम गैप होता है, तो जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। तो उसको अप्रूवल के रिलेटेड जो पावर है ये लोकसभा और राज्यसभा के पास सेम है। देन जो तीनों इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंस इमरजेंसी, इसके अप्रूवल, मेनली अप्रूवल से रिलेटेड जो पावर है ये लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के पास सेम पावर होता है। देन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है तो उस रिपोर्ट के ऊपर अपना जो राय देना है, कंसिडरेशन करना है, तो इस रिलेटेड पावर, जैसे कि फाइनेंस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या क्या अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं एनुअली, तो इस केस में क्या होता है, जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अपनी राय देना, अपना कंसिडरेशन रखना, ये दोनों के पास समान पावर होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के पास। देन जब भी यूपीएससी या जो सुप्रीम कोर्ट है इनके जुरिडिक्शन को अगर बढ़ाना है, इन लार्ज करना है, इनके पावर को या इनके फंक्शन को बढ़ाना है, तो इस केस में भी जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों के पास सेम पावर होता है। देन हमें पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और इंक्लूडिंग जो बाकी के जो मिनिस्टर है ये सिलेक्ट दोनों से हो सकते हैं, लोकसभा से भी सिलेक्ट हो सकते हैं और राज्यसभा से भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। दोनों सदन से मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जा सकता है किसी भी सदन से। तो इस तरह से लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के पास इस तरह से समान पावर
होता है। तो ये क्या हो गया, इक्वल स्टेटस। अब बात करेंगे हम अनइक्वल स्टेटस, किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग होते हैं। तो मनी बिल के केस में, मनी बिल हमें पता है कि ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। देन इसके अमेंडमेंट या रिजेक्शन का पावर किसके पास है, सिर्फ लोकसभा के पास पावर है। ओके, तो राज्य जो लोकसभा है ये राज्यसभा के जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। और राज्यसभा के पास सिर्फ क्या पावर है, ये 14 डेज अपने पास रख सकता है। तो ये क्या हो गया, ये अनइक्वल पावर हो गया लोकसभा और राज्यसभा का मनी बिल के केस में। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल बिल सेकंड है, इससे रिलेटेड पावर भी दोनों में अलग अलग है। मतलब ये कि ये जो फाइनेंशियल बिल है वन, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। देन जॉइंट सीटिंग, जब भी जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की, तब इसको प्रिसाइड कौन करते हैं, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो इसको प्रिसाइड करते हैं। तो इस तरह से लोकसभा का पावर क्या हो गया, इसमें अलग हो गया राज्यसभा से। बजट जो है ये राज्यसभा क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कस कर सकता है, इसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकता है। और जो लोकसभा है बजट को इंट्रोड्यूस भी कर सकता है, साथ ही साथ इसके ऊपर में वोटिंग भी कर सकते हैं। तो डिमांड फॉर ग्रांट देने का पावर किसके पास है, यहाँ पे लोकसभा के पास है, ना कि राज्यसभा के पास है। तो बजट के केस में, जॉइंट सीटिंग के केस में, फाइनेंस बिल 2 के केस में, मनी बिल के केस में, ये किसके पास पावर है, मैक्सिमम लोकसभा के पास पावर है। देन अगर नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना है तो सिर्फ लोकसभा के पास ये पावर होता है। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिससे कि गवर्नमेंट को हटाया जाता है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ एंड सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरह से जो लोकसभा और राज्यसभा का जो अनइक्वल स्टेटस है ये हमें इन प्रोविजन से दिखाई देता है, मनी बिल के केस से, फाइनेंशियल बिल 2, जॉइंट सीटिंग, बजट, देन नेशनल इमरजेंसी को हटाना या नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कराना। तो ये सभी केसेस में हमें जो लोकसभा का पावर है ये राज्यसभा के पावर से अलग दिखाई देता है। अब बात करेंगे स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का किस तरह से, राज्यसभा को किस तरह से अलग और एक स्पेशल पावर दिया गया है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। तो आर्टिकल 249 क्या बोलता है कि ये पार्लियामेंट को मेनली ये पावर देता है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर पे कोई भी, मतलब स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये कब पार्लियामेंट इसका यूज कर सकती है, जब राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन इस टाइप का मूव करे, जब राज्यसभा, क्योंकि इसका जो प्रोविज़न है इसके ऊपर सब्जेक्ट, मतलब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कोई कानून बनाना है तो सिर्फ एंड सिर्फ राज्यसभा ही इस तरह का कोई भी बिल है वो लेके आ सकता है। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, मतलब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी कानून बनाना है तो ये सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा ही इसको रिकमेंड कर सकता है। तो पार्लियामेंट को अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना है तो उसके लिए राज्यसभा, ठीक है, स्टेट लिस्ट के मतलब जो स्टेट असेंबली जिसके ऊपर कानून बनाती है उसके ऊपर अगर कोई कानून बनाना है पार्लियामेंट को तो ये पावर किसको दिया गया है, राज्यसभा के पास पावर दिया गया है कि वो बिल को इंट्रोड्यूस करे, फिर उसके बाद ये फिर लोकसभा में जाता है। तो आर्टिकल 249 राज्यसभा को इस तरह से स्पेशल पावर देता है। देन बात करेंगे क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आर्टिकल 312 पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नया ऑल इंडिया सर्विसेज, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS, ठीक है, IFS, इस टाइप की जो ऑल इंडिया सर्विस है जो कि स्टेट और सेंटर, यूनियन प्लस स्टेट में काम करती है, तो इस तरह की अगर नई ऑल इंडिया सर्विसेज अगर बनाना है, क्रिएट करना है तो ये भी पावर किसके पास है, ये राज्यसभा के पास पावर है। देन बात करेंगे आर्टिकल 67 में क्या है, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब हमें पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो उसका जो मोशन है या हम बोल सकते हैं रिमूवल का जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ एंड सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा में जब मेजोरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है उसके अगर मेजोरिटी से अगर बिल पास हो जाता है देन उसके ऊपर सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा अपना जो भी मतलब जो भी है प्रोविज़न वो देता है, जो भी अपना रिकमेंडेशन है या बोल सकते हैं अप्रूवल है, मेनली जो भी अप्रूवल है वो देता है, तो उसके बाद ही फिर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के केस में राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो इस मोशन को लेके आ सकता है अंडर आर्टिकल 67। देन जो तीनों टाइप की इमरजेंसी है,
वो तब तक इफेक्टिव में रहेगी जब जब तक उसके ऊपर में राज्यसभा का अप्रूवल है। अब ये किस केस में हो सकता है, जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है या प्रेसिडेंट ने डिसॉल्यूशन का कोई प्रोक्लेमेशन इशू किया है। जब प्रेसिडेंट ने डिसॉल्यूशन का, जो लोकसभा के डिसॉल्यूशन का प्रोक्लेमेशन इशू किया है या लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो इस केस में कोई भी इमरजेंसी तब तक इफेक्टिव में रह सकती है, जब तक कि मतलब इफेक्टिव में रह सकती है अगर राज्यसभा ने इसके ऊपर पे अप्रूवल दिया है। अगर राज्यसभा ने अप्रूवल नहीं दिया है तो फिर वो जो इमरजेंसी हो वो वहीं पे वही ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए राज्यसभा का यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन राज्यसभा का जो पोजीशन है ये ब्रिटिश जो हाउस ऑफ लॉर्ड है इससे कम भी नहीं है। और जो जो अमेरिका में सेनेट है, अब देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड वहाँ पे जो ब्रिटेन में राज्यसभा को बोला जाता है हमारे केस में, और सेनेट अमेरिका में राज्यसभा को बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश हो रही है जो इंडियन पार्लियामेंट है जिसके अंदर में राज्यसभा की जो पोजीशन है ये ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड से कम नहीं है और अमेरिका का जो सेनेट है उससे स्ट्रांग भी नहीं है। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया गया है जिससे कि जो पोजीशन है राज्यसभा की ये ज़्यादा वीक भी ना हो और ज़्यादा स्ट्रांग भी ना हो। देन देखो वैसे देखा जाए तो राज्यसभा का जो पावर है ये फाइनेंशियल मैटर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल का जो मैटर है, ठीक है, ये जो पावर है मेनली इसको छोड़ के बाकी सभी पावर में मेनली ये लोकसभा से इक्वली आता है। तो दो ही मैटर में, फाइनेंस मैटर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल का मैटर, ये दो मैटर छोड़ेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों इक्विलिब्रियम की तरह काम करते, दोनों समान पावर होल्ड करते हैं। अब बात करेंगे राज्यसभा की क्या क्या यूटिलिटी है, हमें राज्यसभा की क्यों आवश्यकता पड़ी है। देखिए राज्यसभा मेनली क्या करता है, जो भी लेजिस्लेचर जो लोकसभा लेके आती है, चाहे ये हास्टी हो, डिफेक्टिव हो, केयरलेस से या इल कंसिडर तरीके से लेके आया जाए अगर लोकसभा के द्वारा, तो उसको चेक करने का, उसको रिवीजन करने का, ठीक है, उसके ऊपर विचार करने का जो प्रोविज़न है ये मेनली राज्यसभा इसको फुलफिल करता है। तो राज्यसभा का ये यूटिलिटी है कि ये क्या करता है, जो भी लोकसभा के द्वारा डिफेक्टिव, केयरलेस, इल कंसिडर या हास्टी, ठीक है, तो इस तरह के जो लेजिस्लेशन आ जाते उनको एक तरह से रिवीजन करने का, उसके ऊपर विचार करने का, ठीक है, इस तरह का काम कौन करता है, राज्यसभा करता है। देन हमें पता है कि राज्यसभा में 12 जो मेंबर है ये क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, जो कि एक इमिनेंट प्रोफेशनल होते हैं, अपने फील्ड में ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। तो इस तरह से हमें पता है कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर आते हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है, कानून बनाने की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आता है। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है 12 मेंबर को जो कि अपने फील्ड के एक इमिनेंट प्रोफेशनल हो। देन एक फेडरल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, जिससे कि स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए भी ये राज्यसभा जो है इस चीज़ को मेंटेन करती है। ये जो फेडरल इक्विलिब्रियम है जिससे कि यूनियन और स्टेट दोनों में एक इक्विलिब्रियम बनाया जा सके, फेडरल इक्विलिब्रियम बनाया जा सके, इसका काम भी राज्यसभा करता है। तो इस तरह से अलग अलग जो पावर है वो राज्यसभा के हमने इस वीडियो में देखा है, जिसमें हम इक्वल स्टेटस की बात की, अनइक्वल, उसके बाद किस तरह से स्पेशल पावर होती है राज्यसभा की, और क्या क्या यूटिलिटी है, क्या यूज़ है राज्यसभा का, ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिटेल में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।